के चुनाव से अखबारों में किसी उम्मीदवार के पक्ष में छपने वाले लेखों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों की बहस नहीं हुई है, हमेशा होती है। यह नई बहस नहीं है, हर चुनाव में होती है। इस बहस के सहारे ऐसी चीजों को निशाना बनाया जा रहा है जैसे लोग मुफ्त रेवड़ियां बंद करने के नाम पर गरीब जनता के मुंह से निवाला छीनकर ताली बजाने लग जाएं कि मुफ्त की रेवड़ियां बंद हो गईं। याद रखिएगा, इस देश में 10% लोग भी महीने का 25,000 रुपया नहीं कमाते हैं, इसलिए बड़ी आबादी को सरकारी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय मुफ्त अनाज रेवड़ी के तौर पर नहीं दी गई थी, बल्कि नहीं दी जाती तो लोग भूखे मर जाते। उनका काम छीन लिया गया था। इसके लिए जिम्मेदार कौन था? बहस इस सवाल पर भी हो सकती थी, नहीं हुई। कोरोना के समय जब लाखों मजदूर पैदल चलने लगे और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड लॉन्च किया। 26 अगस्त 2021 को मजदूरों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 137 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यह ई श्रम कार्ड का प्रचार वीडियो है। लॉन्च होने के 1 महीने के भीतर असंगठित क्षेत्र के करीब 1,70,00,000 मजदूरों ने पंजीकरण करा लिया। ये वो मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत कम कमाते हैं, जिनका ईपीएफओ और ईएसआईसी में खाता नहीं है। 30 जुलाई तक देश भर में 28 करोड़ से कुछ अधिक मजदूरों ने ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। अकेले यूपी में 8 करोड़ 29 लाख मजदूरों ने ई श्रम कार्ड बनवाए। यूपी के लिए तो लक्ष्य 6.6 करोड़ ई श्रम कार्ड का था, लेकिन वहां लक्ष्य से 124% ज्यादा ई श्रम कार्ड बने हैं। 48% ज्यादा कार्ड केवल यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में बने हैं। पता चलता है कि लोग कितना कम कमाते हैं और सरकार से कुछ मिलने की आशा में ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं। सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का एक डेटाबेस बना रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एनआईसी की मदद से एक राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए इस डेटाबेस को एकीकृत करने का बीड़ा उठाया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 29 लाख लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। इसका मतलब है वे काफी कम कमाते हैं। इतना कम कमाने वालों को सरकार की योजनाओं की जरूरत पड़ती है। नहीं मिलेगी सरकारी योजनाएं तो ना तो वो भोजन कर पाएंगे, ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना इलाज करा पाएंगे। इसलिए सरकारी योजनाओं का समर्थन बहुत जरूरी है। अब हम लौटते हैं एक सवाल पर। जब मुफ्त रेवड़ियों की इतनी चिंता थी, तब यूपी चुनाव में ई श्रम कार्ड वालों के खाते में 1,000 रुपए क्यों डाले गए? जब यूपी में दिए गए तब पूरे देश में क्यों नहीं दिए गए? इसका मतलब है कि योगी सरकार ने इन खातों में पैसा वोट को प्रभावित करने के लिए डाला। उस समय विपक्ष ने भी आरोप लगाए थे। तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं चिंतित हुए कि मुफ्त की रेवड़ियां ठीक नहीं हैं? हमने यूपी चुनावों के दौरान प्राइम टाइम में इस पर कई दफा फोकस किया। प्राइम टाइम में जब इसकी चर्चा की तब यूपी में 1.5 करोड़ ई श्रम कार्ड बने थे। हम उस दिन का एक हिस्सा सुनाना चाहते हैं। यूपी सरकार ने अपने इन विज्ञापनों में दावा किया है कि श्रम कार्ड बनाने वाले 1.5 करोड़ खातों में 1,500 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। इन खातों में 1,000 रुपए की किश्त गई है, 500 रुपए की एक किश्त बाकी है। ऐसी भी खबरें छपी हैं कि 1,000 रुपए लेने के लिए यूपी के बीए और एमए पास नौजवानों ने भी श्रम कार्ड बनवाए हैं। यूपी के तमाम जिलों में 10 से 15 लाख खातों में 1,000 रुपए भेजे गए हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए इन खातों में पैसा दिया गया है, वो भी मार्च 2022 तक के लिए? अगर नहीं तो फिर पूरे देश में ई श्रम कार्ड बनवाने वाले 20 करोड़ मजदूरों के खाते में पैसे क्यों नहीं भेजे गए हैं? केवल 1.5 करोड़ यूपी वालों के खाते में पैसा क्यों गया है? क्रोनोलॉजी समझिए। ई श्रम कार्ड केंद्र की योजना है। यूपी में जब चुनाव आया तो 1.5 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिए, उनके खाते में 1,000 रुपए चले गए। चुनाव खत्म हुआ, खाते में पैसा भेजना बंद हो गया। क्या यह वोटर को प्रभावित करने के लिए नहीं रहा होगा? अगर नहीं, तब यूपी के सभी 8 करोड़ 29 लाख
ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में पैसे क्यों नहीं गए? पूरे देश के 28 करोड़ ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में पैसे क्यों नहीं गए? क्या पता जब 2024 का लोकसभा चुनाव आ जाए तब पैसा भेज दिया जाए। यूपी चुनाव के समय तो हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे एमए बीए पास लोगों ने यह कार्ड बनवाया, अचानक संख्या बढ़ गई जिनके खाते में पैसे गए। प्राइम टाइम के पुराने एपिसोड का हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। इसे समझने के लिए अमर उजाला में छपी 2 खबरों की कतरने दिखा रहा हूं। पहली खबर प्रतापगढ़ जिले की है, जहां 500 रुपए का भत्ता लेने के लिए बीए और एमए की डिग्री वाले बेरोजगार भी श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। प्रतापगढ़ की आबादी 32 लाख से कुछ अधिक है, लेकिन यहां 12.5 लाख लोगों ने 500 का भत्ता लेने के लिए श्रमिक कार्ड बनवा लिए। अखबार ने लिखा है कि इसके पहले जिले में 1.46 लाख श्रमिकों का ही पंजीकरण था, लेकिन इसकी संख्या 12.5 लाख से अधिक हो चुकी है। इस योजना के तहत मार्च 22 तक 500 की राशि दी जाएगी। अमर उजाला में ही बलिया से ऐसी ही एक खबर छपी कि 500 का भत्ता प्राप्त करने के लिए बीए एमए पास श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। यहां 11.5 लाख लोग पंजीकरण करा चुके हैं। यूपी सरकार अखबारों में विज्ञापन दे रही है कि 1.5 करोड़ कामगारों के खाते में 1500 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। क्या चुनाव जीतने के लिए इन खातों में पैसा दिया जा रहा है, वो भी मार्च 2022 तक के लिए? ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियां मुफ्त में चीजें देने का वादा नहीं करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जब भी मौका मिलता है वो भी यही करती है, कैश ट्रांसफर कर देती है। तो क्या आरोप उस पर नहीं लग सकता कि वह भी वोटर को प्रभावित करना जानती है और चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्त की रेवड़ियों को निशाना बनाकर विपक्ष की राजनीति को कंट्रोल किया जा रहा है? 2021 में पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता वादे कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन गई तो राज्य के 72 लाख किसानों के खाते में सभी 8 किश्तों के पैसे दिए जाएंगे, एक किश्त एडवांस में भी दी जाएगी। इस तरह 72 लाख किसानों के खाते में 18 हजार रुपए दिए जाएंगे। मामला यह था कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का काट निकालने के लिए राज्य सरकार की योजना शुरू कर दी और राज्य सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा पैसे दिए गए। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आ रहा था तब फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई। इस योजना को बैक डेट से क्यों लॉन्च किया गया? 1 दिसंबर 2018 की किश्त के साथ 31 मार्च 2019 तक किसानों के खाते में 2 किश्तें भेजी गई। एक किसान के खाते में 4,000 रुपए गए और लोकसभा में माहौल बनाने के पीछे इसका भी बहुत हाथ बताया जाता है। मैं मेरे पुरुलिया के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए, 3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि जैसे ही बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, हर किसान के घर में एक साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, एक साथ 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ केंद्र सरकार दावा करती है कि ऐसा सिस्टम बन गया है जिसका पैसा होता है उसी के खाते में जाता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मामले में ही देखिए तो पैसे दिए जाने के कई महीने के बाद हजारों करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। इस पैटर्न पर बहस होनी चाहिए। क्या यह पैसा उन जगहों से वसूला जाता है जहां चुनाव हो जाता है? 22 मार्च 2020 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4,352 करोड़ रुपए गलत लोगों के खाते में चले गए, जिनकी वसूली हो रही है। अभी तक ऐसे अपात्र लोगों से 296 करोड़ रुपए ही वसूले गए हैं। सवाल है कि 4,352 करोड़ रुपए कैसे अपात्र लोगों के खाते में चले गए? 2019 में यह योजना लॉन्च हुई, क्या बिना पुख्ता इंतजाम के ही पैसे भेजे जाने लगे? क्या चुनावी कारणों से इन सब बातों को अनदेखा किया गया? मुफ्त की रेवड़ी की बहस खजाना बचाने को लेकर नहीं हो रही है,
बल्कि विपक्ष को निशाना बनाने का बहाना नजर आता है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इसका बढ़ चढ़कर प्रतिरोध कर रहे हैं और इस मसले को लेकर सबसे ज्यादा घमासान दिल्ली में मचा हुआ है। Arvind Kejriwal, according to me, he is an irresponsible liar, and on every issue he tries to lie. And how far he has promised in so many states free electricity, where all he has given, let him first say that. What he has given in Delhi, let him say that. And many questions have been raised even yesterday, saying that if his Delhi schools are good, why their MLAs, Aam Aadmi Party MLAs, ministers, their children, grandchildren, they are not studying there. तब फिर बीजेपी ने पंजाब के विधानसभा चुनावों में 300 यूनिट बिजली फ्री देने और यूपी में किसानों को सिंचाई की बिजली फ्री देने का वादा क्यों किया? क्या बीजेपी ने यह बहस इसलिए शुरू की कि पहले विपक्ष की सरकारें रेवड़ियां बंद कर दे, फिर वो बंद करेगी? अगर बहस में उसका इतना यकीन है तो वह अपनी रेवड़ियों पर पहले फैसला कर दे, उन्हें बंद कर दे। हम यहां अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि रेवड़ी किसे कहेंगे, यह परिभाषा इतनी साफ नहीं है, लेकिन इसकी राजनीति साफ साफ नजर आ रही है। विपक्ष की रेवड़ी बीजेपी का लोक कल्याण। अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी बता दे वो क्यों मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा करती है। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय कोरोना के टीके का टका लगता था। बीजेपी ने कह दिया बिहार में फ्री में टीका लगाएंगे, हंगामा मचा। तब निर्मला सीतारमण ने दमदार तरीके से कहा कि पार्टी बिल्कुल ऐसा कर सकती है कि जब वो सत्ता में आएगी तो क्या करेगी। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों का घाटा हो जाता है तो बैंक कई लाख करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाल देते हैं। आम गरीब लोग जब आर्थिक संकट में हों तो उन्हें मिलने वाली सुविधाएं खैरात नहीं है, उनका हक है। चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है। अब रेवड़ी की बात जो कह रहे हैं तो रेवड़ी किसे आप मानेंगे? सवाल इस बात की है, आप क्या आज देश 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यदि लोगों के पास आज भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं और उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि आज हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है। बीमार उद्योग है, उसे सहायता पहुंचाने को रेवड़ी कर रहे हैं, तो कोई घर में सस्ते दर पे बिजली पहुंचाना है, उसे रेवड़ी कर रहे हैं। तो देश को तय करना पड़ेगा कि आखिर रेवड़ी की श्रेणी में कौन सा आता है। तो ये चर्चा चल पड़ी है तो अच्छा ही है, इस चर्चा होनी चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियों की बहस का जन्म 16 जुलाई 2022 के दिन नहीं हुआ, जिस दिन प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की। गोदी मीडिया में जो बहसोत्पादन हुआ है वो एक तरफा लगता है और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। इस बहस के बहाने टाइम काटने का जुगाड़ ज्यादा लगता है। उत्तर प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी का जोर नहीं था, फिर यहां के चुनाव में बीजेपी ने फ्री की सुविधाएं देने का वादा क्यों किया? होली और दिवाली पर उज्ज्वला के ग्राहकों को एक एक सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, ऐसा वादा क्यों किया? यूपी के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी लड़कियों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। क्या यह वादा केवल 12वीं पास करने वाली लड़कियों के लिए था या कॉलेज जाने वाली तीनों वर्षों की सभी लड़कियों के लिए था? मेधावी लड़कियों से क्या मतलब है? क्या टॉपर से है या कोई पैमाना तय होना बाकी है? लेकिन यूपी की चुनावी सभाओं में अमित शाह साफ साफ कहा करते थे कि जो लड़की 12वीं पास करेगी, यानी सभी, उसको योगी सरकार मुफ्त में स्कूटी देने वाली है। यही नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर के चुनाव में भी इसी तरह का वादा करते रहे। आप दूसरी बार आशीर्वाद दे दीजिए, हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी योगी सरकार उसको मुफ्त में स्कूटी देने वाली है। स्कूटी देने, हम किसानों को 5 साल तक सारा बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने वाले। माताएं बहनें यहां बैठी है,
जिनके पास भी उज्ज्वला का गैस है, होली और दिवाली में एक एक गैस आपको 2 गैस साल में मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे मित्रों, मुफ्त। We are going to provide free scooty to all meritorious college-going girls of the state. Now, scooty and moped, this is empowering the women, empowering the female section of the society, making them stand for their education and go forward in a big way. So this is our commitment. The same way, girls from the economically weaker sections and the backward sections will be given an incentive of 25,000 for their education and for their development. Again, we will be distributing and we'll be providing free laptops to all meritorious students passing class 12th. बीजेपी जब मुफ्त में स्कूटी देने का वादा करती है तब उसे याद नहीं रहता कि फ्री में रेवड़ियां ठीक नहीं, सरकारें बसें नहीं चलाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खत्म किया जा रहा है। मुफ्त में स्कूटी बांटना क्या मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? अकेले यूपी में अगर 12वीं पास लड़कियों को मुफ्त की स्कूटी दी जाएगी तो खर्चा कई हजार करोड़ का हो जाएगा। एक्टिवा स्कूटी की कीमत 76,000 से लेकर 88,000 तक बताई जाती है। यूपी में इस साल 9,28,000 से अधिक लड़कियां 12वीं पास हुई हैं। 76,000 की एक स्कूटी के हिसाब से ही इस साल 7,528 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। दिल्ली सरकार फ्री और 50% सस्ती बिजली देती है, जिस पर करीब 3,000 करोड़ की सब्सिडी आती है। स्कूटी ज्यादा जरूरी है या बिजली, आप इस पर बहस करते रहिए। आप दूसरी बार आशीर्वाद दे दीजिए, हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी योगी सरकार उसको मुफ्त में स्कूटी देने वाली है, स्कूटी देने। इस बीच केंद्र सरकार सीनियर सिटीजन के लिए रेल टिकटों पर सब्सिडी बंद कर देती है, तो उधर यूपी सरकार ऐलान करती है कि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्राएं मुफ्त होंगी। मोदी सरकार ने बजट में और बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्रों में कई तरह के वादे किए हैं 2022 के लिए कि 2022 आएगा तो इन्हें पूरा किया जाएगा। ऐसा ही एक संकल्प था 2022 तक 10,000 FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। 2022 आया, 30 जून तक मात्र 963 FPO बने हैं। 353 बनने की प्रक्रिया में है, ये इनकी वेबसाइट से पता चलता है। 10,000 क्यों नहीं बने? हमारा तर्क है कि जब भी वादों के परीक्षण का टाइम आता है, तरह तरह की बहसें लॉन्च कर दी जाती हैं। क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है? इसी तरह की एक सदाबहार बहस है एक देश एक चुनाव। कब इसकी बहस तेज हो जाती है, कब पीछे चली जाती है, हिसाब रखना मुश्किल है। यह सारी खबरें अमर उजाला और दैनिक जागरण की हैं, जो समय समय पर छपी हैं। ऐसी चर्चा 2014 के पहले भी हुआ करती थी, लेकिन 2016 से ऑल वेदर रोड की तरह हर मौसम में चलाई जाती है। काश हम गिनकर बता पाते कि इस एक विषय पर भारत के सभी अखबारों में पिछले 6 वर्षों में कितने संपादकीय लेख और कितनी खबरें छपी हैं। इनमें से कितने लेख एक तरफा हैं माहौल बनाने के लिए। माईगव की वेबसाइट पर 7 सितंबर 2016 से लेकर 16 अक्टूबर 2016 के बीच यह चर्चा चलाई गई कि नागरिक अपनी राय यहां जमा करें। 4400 से अधिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। ज्यादातर लोगों ने 4-5 पंक्तियों की चलताऊ टिप्पणियां की। इन खबरों से पता चलता है कि संसदीय समिति बनाने से लेकर विपक्षी दलों से चर्चा की तमाम खबरें हैं। 21 फरवरी 2018 की खबर है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर माहौल बनाने के लिए भाजपा ने अपने मुख्यमंत्रियों को दिए निर्देश। क्या आपने सुना है कि मुख्यमंत्रियों को माहौल बनाने का निर्देश दिया जाता है? मुख्यमंत्री का यही काम है कि वे माहौल बनाएं। 13 अगस्त 2018 की एक और खबर है कि एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ी भाजपा, विधि आयोग से मिले पार्टी के नेता। विधि आयोग का कुछ तो महत्व रहा होगा कि भाजपा नेता मिलने चले गए। अब हम आपको बता दें कि 3 साल से विधि आयोग का कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है। क्या ये सारी मुलाकातें माहौल बनाओ रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि इनके बहाने चर्चा हो, डिबेट हो, बहस उत्पादन हो? जून 2019 में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, कई दल गए भी।
26 दिसंबर 2020 की खबर से यह भी पता चलता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम अब और होगी तेज। इस महीने के अंत तक 25 वेबिनार आयोजित करेगी भाजपा। 13 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री का बयान है कि सभी राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ें। इस एक विषय पर आपको अनगिनत संपादकीय लेख मिलेंगे जो समय समय पर छपते रहे हैं ताकि माहौल बनता रहे और खबरें आगे पीछे होती रहें। इसी की कड़ी में एक सदाबहार टॉपिक और है, जनसंख्या नियंत्रण। समय समय पर इसके तरह तरह के भूत खड़े किए जाते हैं। आप काला जादू जो जानते हैं वही बता दें कि क्या इस तरह की बहसों से कोई जादू किया जाता है ताकि जनता का ध्यान इस सवाल से हट जाए कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल होनी थी। उस वादे का क्या हुआ? बीजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में जिन 75 संकल्पों का जिक्र किया, जिन्हें 2022 तक पूरा होना था, उस पर कितने संपादकीय लेख लिखे जा रहे हैं गिनकर बताइए। और उनकी जगह आप ये जोड़ लीजिए कि कितने कॉलम घर घर तिरंगा पर लिखे जा रहे हैं, दनादन लिखे जा रहे हैं। बीजेपी के नेता से लेकर सरकार के मंत्री तक लिख रहे हैं। 2022 तक गंगा साफ होनी थी, ये वादा था। क्यों नहीं सरकार इस पर बात कर रही है? बहस उत्पादन की रणनीति को समझिए। आगे की खबर मध्य प्रदेश